नमस्कार साथियों हम लोगों ने लास्ट क्लास में राजस्थान में 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ा था और वो हमारी तीसरी वीडियो थी। तो लास्ट वीडियो में हमने बिथोड़ा के युद्ध के बारे में चर्चा की थी जो कि 8 सितंबर 1857 को हुआ था और जिसमें जोधपुर के किलेदार उनाड़ सिंह पवार सहित लगभग 76 सैनिक मारे गए थे और ठाकुर खुशाल सिंह चंपावत की जीत हुई थी। इसके अलावा हमने उसी वीडियो में चेलावास के युद्ध के बारे में भी पढ़ा था जो कि 18 सितंबर 1857 को हुआ था और इस युद्ध का परिणाम भी हमने देखा था कि भाई इस युद्ध में भी जीत ठाकुर खुशाल सिंह की होती है और जो पैट्रिक लॉरेंस होता है राजपुताना का एजीजी उसे वहाँ से भाग के अजमेर की तरफ वहाँ से भागकर अजमेर की तरफ जाना पड़ता है। और इसके बाद में हमने पढ़ा था आखिरी आहुआ का युद्ध जो कि जिसके बारे में कहा जाता है कि 20 जनवरी 1858 से 23 जनवरी 1858 के आसपास हुआ था। और इसी युद्ध के समय जो कि अंग्रेज सेनापति कर्नल होम्स होता है वो क्या करता है कि आहुआ से सुगाली माता की मूर्ति जो कि काले संगमरमर की बनी हुई होती है उसे अजमेर ले जाता है। और सुगाली माता के बारे में कहा जाता है कि क्रांतिकारी इसे अपनी देवी मानते थे। तो 24 जनवरी 1858 को ये भाई साहब यानी जो कर्नल होम्स हैं ये आहुआ के किले के ऊपर कब्जा कर लेते हैं और ठाकुर खुशाल सिंह चंपावत 23 जनवरी 1858 को चले जाते हैं अपने दूसरे साथियों को विद्रोह में शामिल करने के लिए सलूम्बर जो कि मेवाड़ में पड़ता है। तो इसी दौरान वो अपनी सारी जिम्मेदारियां दे जाते हैं प्रताप सिंह को। तो साथियों आज जो है लास्ट वीडियो है 1857 की क्रांति राजस्थान के संदर्भ में यानी चौथी वीडियो है और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव ऑन करेंगे। तो साथियों अपने चैनल का नाम है दी हिस्ट्री वोल्ट विद संदीप और राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट की जॉब के रिगार्डिंग हिस्ट्री की तमाम वीडियोस जल्द से जल्द अपलोड होने वाली हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे टॉपिक की। ये छोटा सा हिस्सा लास्ट वाले जो टॉपिक जिसमें हमने आहुआ का युद्ध, चेलावास का युद्ध और बिथोड़ा का युद्ध डिस्कस किया था उसी का एक हिस्सा रह जाता है। हमने अभी अभी चर्चा की कि खुशाल सिंह चंपावत जो है वो सहायता के लिए मेवाड़ के सलूम्बर में चले जाते हैं। तो पहले हम यही देखते हैं कि भाई खुशाल सिंह चंपावत की सहायता करने वाले लोग कौन कौन थे। तो इसमें जो व्यक्ति हैं उनको देखते हैं थोड़ा सा। एक तो थे केसरी सिंह। केसरी सिंह ने खुशाल सिंह चंपावत की मदद की थी और केसरी सिंह का संबंध सलूम्बर से था। ये सलूम्बर के सामंत थे और सलूम्बर जो है वो सलूम्बर उदयपुर रियासत में उदयपुर रियासत का हिस्सा हुआ करता था। दूसरे व्यक्ति थे जोध सिंह। जोध सिंह की अगर बात करें तो ये कोठारिया के सामंत थे और कोठारिया जो है ये क्षेत्र राजसमंद रियासत में स्थित था। तीसरे व्यक्ति हैं अजीत सिंह। अजीत सिंह जो थे वो ये भी एक सामंती थे और ये आलनियावास के सामंत थे और इनका संबंध नागौर क्षेत्र से था। बिशन सिंह ये गुलर के सामंत थे और इनका संबंध भी नागौर क्षेत्र से था। शिवनाथ सिंह ये आसोप के सामंत थे और इनका संबंध जोधपुर रियासत से था। तो कुल मिला के अगर देखें तो ये अलग अलग रियासतों के सामंत थे जिन्होंने खुशाल सिंह चंपावत की सहायता की थी। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो केसरी सिंह जो कि सलूम्बर के सामंत हैं, फिर जोध सिंह जो कि कोठारिया के सामंत थे, अजीत सिंह जो कि आलनियावास के सामंत थे, बिशन सिंह जो कि गुलर के सामंत थे और शिवनाथ सिंह जो कि असोप के सामंत थे। तो इन लोगों ने खुशाल सिंह चंपावत की सहायता की थी। साथियों आगे बढ़ते हैं। हमने अभी पढ़ा था कि भाई होता क्या है जो आखिरी युद्ध होता है, ठीक है, जिसको हमने कहा था चेलावास का युद्ध। तो माफ़ कीजिएगा आहुआ का युद्ध। तो आहुआ के युद्ध के दौरान ठाकुर खुशाल सिंह चंपावत सहायता के लिए सलूम्बर चले गए, जिम्मेदारी दे गए प्रताप सिंह जी को। तो 24 जनवरी 1858 को क्या हुआ कि अंग्रेजों ने आहुआ के किले के ऊपर कब्जा कर लिया। यानी जो कर्नल होम्स थे जो कि अंग्रेजों की तरफ से सेना के सेनापति हुआ करते थे और इन्हीं के साथ शामिल थे जोधपुर की राजकीय सेना के सेनापति हंसराज जोशी। तो ये क्या करते हैं, ये आहुआ के किले के ऊपर कब्जा कर लेते हैं, जिसके चलते अब 8 अगस्त 1858 को खुशाल सिंह चंपावत को अंग्रेजों के सामने समर्पण करना पड़ता है। तो कई बार ये सवाल पूछा गया है कि खुशाल सिंह चंपावत ने किस जगह पर अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण किया था।
तो साथियों कुशाल सिंह चंपावत ने नीमच में आत्मसमर्पण किया था अंग्रेजों के सामने। और कई बार ये भी पूछा जाता है कि कब किया था। तो 8 अगस्त 1858 को कुशाल सिंह चंपावत ने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। अब इनके आत्मसमर्पण करने के बाद में एक जांच आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, उस जांच आयोग का गठन इसलिए किया गया क्योंकि उसे ये इस मामले की जांच करनी थी कि भाई कुशाल सिंह चंपावत कहाँ तक दोषी हैं, या कुशाल सिंह चंपावत ने के द्वारा की गई जो गतिविधियां हैं वो सही थी या गलत थी। तो इस तरीके से एक आयोग का गठन किया गया और साथियों उस आयोग का नाम था टेलर आयोग। ठीक है, तो टेलर आयोग का गठन क्यों किया गया? तो सबसे पहला सवाल अगर हम देखें तो यही बनता है कि भाई टेलर आयोग का गठन क्यों किया गया था। तो टेलर आयोग का गठन किया गया था कुशाल सिंह चंपावत की गतिविधियों की जांच करने के लिए। इसी चीज को यहाँ लिखा गया है। ठीक है, दूसरी और सबसे इंटरेस्टिंग बात जो है वो ये है कि इस आयोग ने कुशाल सिंह चंपावत को निर्दोष करार दिया था। ठीक है, यानी टेलर आयोग ने कुशाल सिंह चंपावत को निर्दोष करार दिया। तो इस चीज को भी यहाँ लिखा गया है कि टेलर आयोग ने कुशाल सिंह को निर्दोष करार दिया था। और जब निर्दोष ही करार दे दिया गया तो हुआ क्या कि कुशाल सिंह चंपावत को रिहा कर दिया गया। तो टेलर आयोग के सिफारिश पे कि भाई कुशाल सिंह चंपावत निर्दोष हैं, तो इसके चलते क्या हुआ कि भाई उन्हें रिहा कर दिया गया। और फाइनली 1864 में उदयपुर में कुशाल सिंह चंपावत की मृत्यु हो जाती है। तो साथियों ये वो हिस्सा था जो हमारे पिछली वीडियो का ही एक छोटा सा पॉइंट था जिसको डिस्कस करना मैं थोड़ा सा भूल गया था। तो कुशाल सिंह चंपावत की सहायता करने वाले लोग हमारे सामने हो गए केसरी सिंह, जोध सिंह, अजीत सिंह, बिशन सिंह, शिवनाथ सिंह। उसके बाद में कुशाल सिंह चंपावत ने नीमच में समर्पण किया, आत्मसमर्पण किया अंग्रेजों के सामने, और वो तारीख थी 8 अगस्त 1858। और इनकी गतिविधियों की जांच करने के लिए एक आयोग का गठन किया गया था और उस आयोग का नाम था टेलर आयोग। और टेलर आयोग ने कुशाल सिंह चंपावत को निर्दोष करार दिया। उसके बाद कुशाल सिंह रिहा कर दिए गए, लेकिन उदयपुर में 1864 में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो साथियों ये इतना ही था। अब आगे बढ़ते हैं कोटा में जन आंदोलन। ठीक है, कोटा में अगर जन आंदोलन को देखें साथियों तो कोटा के बारे में एक बात ये कही जाती है कि 1857 की क्रांति की सबसे लंबी अवधि, यानी जो विद्रोही थे या जो क्रांतिकारी थे उन्होंने सबसे लंबे समय तक जन विद्रोह किया था। ठीक है, तो कोटा में जो 1857 की क्रांति है इसे जन विद्रोह का नाम भी दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें कोटा की तमाम जनता शामिल थी। ठीक है, तो राजस्थान में सबसे लंबे समय तक चलने वाला जन विद्रोह भी कहा जाता है कोटा जन आंदोलन को। क्यों कहा जाता है साथियों? तो इसकी तिथि से ही हमारे सामने चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि ये 15 अक्टूबर 1857 को शुरू होता है और लगभग 30 मार्च 1858 तक चलता है। तो मोटा मोटी अगर हम देखें तो 5 साढ़े 5 महीने के आसपास ये विद्रोह चलता है। तो कोटा में रहने वाले जो लोग थे उन्होंने अंग्रेजों का काफ़ी लंबे समय तक विद्रोह किया था, के खिलाफ काफ़ी लंबे समय तक विद्रोह किया था। अब हम देखते हैं छोटी छोटी चीज़ें जो अहम है हमारे लिए, इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला सवाल तो ये उठता है कि कोटा में क्रांति का केंद्र कौन सी जगह था। तो कोटा के अंदर हम क्रांति का केंद्र देखें तो वो था कोटा के अंदर एक मंदिर होता है एक मंदिर है जिसका नाम है मथुराधीश मंदिर। तो कोटा में 1857 की क्रांति का विद्रोह का जो केंद्र था वो था मथुराधीश मंदिर। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि कोटा में इस क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो साथियों कोटा में इस क्रांति का नेतृत्व करने वाले दो व्यक्ति थे। एक का नाम था जयदयाल। जयदयाल की बात करें तो ये कोटा के वकील थे। और दूसरे थे मेहराब खान। मेहराब खान की अगर बात करें तो ये कोटा की सेना में रिसालेदार के तौर पे काम कर रहे थे। तो ये दो व्यक्ति हैं जिन्होंने कोटा में क्रांति का नेतृत्व किया था। पहले कौन? जयदयाल जो कि कोटा के वकील थे, और दूसरे थे मेहराब खान जो कि कोटा की सेना में रिसालेदार थे। अब एक चीज़, एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने आता है वो ये कि कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था। ठीक है, तो कोटा के पॉलिटिकल एजेंट के बारे में हम पहली या दूसरी वीडियो में ही डिस्कस कर चुके हैं। वहाँ पे हमने अलग अलग रियासतों में जिन जिन पॉलिटिकल एजेंट्स की नियुक्ति की गई थी उनके नामों को जाना था। तो कोटा में जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो कौन थे? तो कोटा के पॉलिटिकल एजेंट थे मेजर बर्टन। ठीक है, और ये कहा जाता है कि कोटा में जब ये जन विद्रोह हुआ था तो उस दौरान विद्रोहियों ने क्या किया? विद्रोहियों ने ये किया कि कोटा के जो पॉलिटिकल एजेंट हैं
मेजर बर्टन, ठीक है, इनका सिर धड़ से अलग कर दिया और उसके बाद में इनके सिर को पूरे कोटा शहर में घुमाया गया था। बर्टन के अलावा बर्टन के पुत्र फ्रैंक और ऑर्थर, साथ में सर्जन सैडलर और डॉक्टर क्वांटम, इनको भी विद्रोहियों ने मौत के घाट उतार दिया था। तो ये कुछ चीज़ें हैं हमारे सामने जो इस क्रांति के अहम तथ्यों को हमारे सामने उजागर करती हैं। तो कोटा के पॉलिटिकल एजेंट हुए मेजर बर्टन, ठीक है। तो ये एक तीसरा अहम बिंदु इसमें बनता है। इसके बाद हम बात करते हैं कोटा के समय, यानी जब क्रांति हुई थी तो उस समय कोटा के शासक कौन थे। तो क्रांति के समय कोटा के शासक हुआ करते थे राम सिंह सेकंड, और इस पॉइंट को भी हम पिछली वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं। तो कहा जाता है कि जो विद्रोही थे कोटा के, जो आम जनता विद्रोह कर रही थी, उन विद्रोहियों ने क्या किया कि कोटा के महारावल राम सिंह सेकंड को कोटा के दुर्ग में नज़रबंद कर दिया था, ठीक है। कोटा महारावल राम सिंह सेकंड को कोटा के दुर्ग में नज़रबंद कर दिया और उनके ऊपर, किसके ऊपर, राम सिंह सेकंड के ऊपर दबाव डाला गया कि भाई आप जो है उस दस्तावेज के ऊपर साइन करें कि जिस दस्तावेज में लिखा हुआ था कि भाई बर्टन की जो हत्या हुई है वो मेरे इशारे पे हुई है। यानी कुल मिला के बात ये थी कि विद्रोहियों ने इस बात के लिए दबाव डाला कोटा के महारावल राम सिंह सेकंड के ऊपर कि मेजर बर्टन की हत्या की जिम्मेदारी वो खुद लें। तो कहा जाता है कि इस सिलसिले में भी जो दस्तावेज है उस दस्तावेज के ऊपर ज़बरदस्ती कोटा के महारावल राम सिंह सेकंड के दस्तखत विद्रोहियों के द्वारा ले लिए गए थे। अब सवाल ये था कि जब कोटा में स्थिति इतनी भयावह हो गई, इतनी खतरनाक हो गई कि भाई कोटा के शासक को दुर्ग में नज़रबंद कर दिया गया, उसके ऊपर दबाव डाला जा रहा था बर्टन की हत्या की जिम्मेदारी लेने की, ऊपर से कोटा का जो पॉलिटिकल एजेंट है जो एजीजी को रिपोर्ट करता था उसकी भी हत्या कर दी गई, उसका भी सिर काट के कोटा के पूरे शहर में घुमाया गया। साथ साथ उस व्यक्ति से जुड़े हुए जो अन्य लोग थे, जैसे फ्रैंक व ऑर्थर जो कि बर्टन के बेटे हुआ करते थे, सैडलर, इसके अलावा क्वांटम, इनको भी विद्रोहियों ने मौत के घाट उतार दिया था। तो स्थिति काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो गई थी। इसी के चलते अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने करौली के शासक मदन पाल को यह आदेश दिया कि आप कोटा जाइए और लोगों के द्वारा किए जाने वाले इस विद्रोह को खत्म कीजिए या इसको दबाइए। तो कहा जाता है कि अंग्रेजों के कहने पर करौली के शासक 2000 सैनिकों की सेना लेकर कोटा जाते हैं और कोटा के राम सिंह सेकंड को आज़ाद करवाते हैं। तो साथियों, यहाँ पे हमारे लिए एक और नया सवाल बनता है कि उस शासक का नाम क्या था, यानी करौली के उस शासक का नाम क्या था जो अपनी सेना लेकर कोटा गए और राम सिंह सेकंड को आज़ाद करवाया। तो उस शासक का नाम था मदन पाल, ठीक है। और मदन पाल कौन थे? तो साथियों, मदन पाल करौली के शासक थे। तो इसी चीज़ को इस आखिरी पॉइंट में यहाँ मैंने लिखा है कि अंग्रेजों के कहने पर करौली के शासक मदन पाल 2000 सैनिकों की सेना लेकर कोटा गए और कोटा के राम सिंह सेकंड को आज़ाद करवाया। तो इस तरीके से कुछ अहम पॉइंट्स हमारे सामने कोटा के जन आंदोलन को लेके हैं। तो फटाफट एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये थी कि भी कोटा में जन आंदोलन की शुरुआत कब होती है। तो कोटा में जन आंदोलन की शुरुआत होती है 15 अक्टूबर 1857 से, और ये जन आंदोलन चलता है लगभग 30 मार्च 1858 तक। इसलिए कहा जाता है कि राजस्थान में सबसे लंबे समय तक चलने वाला जन विद्रोह कोटा का जन विद्रोह था। दूसरी चीज़, कोटा में क्रांति का केंद्र मथुराधीश मंदिर था और कोटा में इस क्रांति का नेतृत्व करने वाले जयदयाल थे जो कि कोटा के वकील थे, और मेहराब खान जो कि कोटा की सेना में रिसालेदार के पद पे नियुक्त थे। कोटा के पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन की विद्रोहियों के द्वारा हत्या कर दी जाती है, उनके पुत्र फ्रैंक व ऑर्थर की हत्या कर दी जाती है, सर्जन सैडलर की हत्या कर दी जाती है और डॉक्टर क्वांटम की भी विद्रोहियों के द्वारा हत्या कर दी जाती है। और इसी के साथ साथ कोटा के शासक राम सिंह सेकंड को विद्रोहियों ने किले के अंदर, कोटा के दुर्ग के अंदर नज़रबंद कर दिया और उनसे ज़बरदस्ती साइन ले लिए उस दस्तावेज पर जिस दस्तावेज में लिखा था कि भाई मेजर बर्टन की हत्या की जिम्मेदारी मैं स्वयं लेता हूँ। और यही स्थिति, जब स्थिति इस तरीके से लगातार बिगड़ती गई तो अंग्रेजों ने करौली के शासक मदन पाल को ये आदेश दिया कि भाई आप अपनी सेना लेके जाइए कोटा और कोटा के इस आंदोलन को, इस जन आंदोलन को, जन विद्रोह को खत्म कीजिए। तो करौली के शासक मदन पाल कोटा जाते हैं अपनी सेना लेके। तो कुल मिला के इस तरीके से इस
जन विद्रोह को अंग्रेजों के द्वारा दबाने की कोशिश की जाती है। अब कुल मिला के बात यह है कि 30 मार्च 1858 को क्या हुआ कि 30 मार्च 1858 को रॉबर्ट्स ने 30 मार्च 1858 ईस्वी को रॉबर्ट्स ने क्या किया, कोटा शहर को विद्रोहियों से मुक्त करवा दिया था। तो यहाँ पे एक और तथ्य हमारे सामने आ जाता है कि कोटा में जन विद्रोह को दबाने वाले अंग्रेज सेनापति का नाम क्या था। तो कोटा में जन विद्रोह को दबाने वाले या कोटा शहर को विद्रोहियों से मुक्त करवाने वाले अंग्रेज सेनापति का नाम था रॉबर्ट्स। ठीक है, और कब इन्होंने कोटा शहर को फिर से अपने नियंत्रण में ले लिया, तो 30 मार्च 1858 को कोटा शहर को विद्रोहियों से मुक्त करवा के रॉबर्ट्स ने फिर से अपने नियंत्रण में ले लिया था। ठीक, अब इन सारी गतिविधियों के चलते, ये तो सारी की सारी गतिविधियां हुई, इन गतिविधियों के चलते अंग्रेजों को नाराजगी हो गई कोटा के शासक राम सिंह सेकंड से। तो अंग्रेज जो थे वो नाराज हो गए कोटा के महारावल राम सिंह सेकंड से। क्यों नाराज हो गए कि भाई एक शासक जन आंदोलन को, जन विद्रोह को दबा पाने में कामयाब नहीं हो पाए, और इसी के चलते उन्हें करौली से सेना भेजनी पड़ी। तो नाराज होकर अंग्रेजों ने क्या किया, नाराज होकर अंग्रेजों ने महारावल राम सिंह सेकंड को दी जाने वाली तोपों की जो सलामी थी उसकी संख्या 15 से घटाकर 11 कर दी। यानी नाराज होकर अंग्रेजों ने कोटा के महारावल राम सिंह सेकंड को दी जाने वाली तोपों की सलामी को 15 से घटाकर 11 कर दिया था। तो ये सवाल भी कई बार पूछा गया है कि राम सिंह सेकंड को तोपों की कितनी सलामी दी जाती थी, तो भाई 15 तोपों की सलामी दी जाती थी। लेकिन जन विद्रोह के बाद में या 1857 की क्रांति के बाद में उन तोपों की संख्या, यानी जो वो तोपों से सलामी दी जाती थी, तो उसकी संख्या कितने से घटा के कितनी कर दी गई थी। तो हमें दोनों फैक्ट्स याद रखने पड़ेंगे कि भाई पहले 15 तोपों की सलामी दी जाती थी राम सिंह सेकंड को, जो कि कोटा के शासक थे, और बाद में विद्रोह के बाद में वो संख्या घटा के 11 कर दी गई। ठीक, अब दूसरी तरफ इनाम भी दिया गया। इनाम किसे दिया गया भाई, इनाम उस व्यक्ति को दिया जाएगा जिसने इस जन आंदोलन को शांत करने की कोशिश की या अंग्रेजों की सहायता करने की कोशिश की। चूंकि करौली के शासक मदन पाल ने सहायता की थी अंग्रेजों की, इसी के चलते अंग्रेजों ने खुश होके करौली के शासक मदन पाल को दिया इनाम। और इनाम क्या दिया कि पहले करौली के शासक मदन पाल को 13 तोपों की सलामी दी जाती थी। ठीक है, तो अब उसकी संख्या बढ़ा के 13 से 17 कर दिया था। तो इस पॉइंट को भी मैंने लिखा है कि करौली के शासक मदन पाल से खुश होकर अंग्रेजों ने उनको दी जाने वाली तोपों की सलामी को 13 से बढ़ाकर 17 कर दिया था। तो ये दोनों फैक्ट्स हमें याद रखने पड़ेंगे कि राम सिंह सेकंड को तो पनिशमेंट मिली एक तरीके से, क्योंकि वो आंदोलन को दबा पाने में कामयाब नहीं हो पाए, जिसके चलते उनकी तोपों की सलामी 15 से घटा के 11 कर दी गई। और करौली के शासक मदन पाल को रिवार्ड मिला, यानी एक तरीके से प्राइज मिला। वो क्या मिला कि पहले उन्हें 13 तोपों की सलामी दी जाती थी, और जन आंदोलन में सहायता करने की वजह से 17 तोपों की सलामी दी जाने लगी थी। तो इस तरीके से दोनों पॉइंट्स हमारे सामने आ जाते हैं। एक पॉइंट और भी उठता है कि कोटा के अंदर जब ये जन आंदोलन चल रहा था, तो इस जन आंदोलन को या इस विद्रोह के दौरान करौली के शासक माफ़ कीजिएगा, कोटा के शासक राम सिंह सेकंड और विद्रोहियों के बीच समझौता किसने करवाया था। तो शासक और विद्रोहियों के बीच में समझौता करवाने वाला जो व्यक्ति था, उस व्यक्ति का नाम था कन्हैया लाल गोस्वामी। और ये कन्हैया लाल गोस्वामी कौन थे, तो ये कन्हैया लाल गोस्वामी उसी मंदिर के महंत थे जो कोटा में जन आंदोलन का या जन विद्रोह का केंद्र हुआ करता था। तो वो कौन सा मंदिर था, वो मंदिर था मथुराधीश मंदिर। तो कन्हैया लाल गोस्वामी वो व्यक्ति थे जिन्होंने शासक और विद्रोहियों के बीच में समझौता करवाने की कोशिश की या समझौता करवाया था। और ये साहब यानी कन्हैया लाल गोस्वामी मथुराधीश मंदिर के महंत थे, और मथुराधीश मंदिर कोटा में जन आंदोलन का केंद्र था। तो साथियों, एक ही लाइन में 3-4 फैक्ट्स हमारे सामने आ गए। एक तो उस व्यक्ति का नाम आ गया जिन्होंने मध्यस्थता करवाई थी, तो वो थे कन्हैया लाल गोस्वामी। दूसरा ये आ गया कि ये कौन कौन थे, तो ये महंत थे मथुराधीश मंदिर के। अब मथुराधीश मंदिर का नाम आते ही हमारे दिमाग में ये पॉइंट तुरंत आ जाना चाहिए कि भाई ये वही मंदिर था जो कोटा में जन आंदोलन का केंद्र हुआ करता था। ठीक है, और इस पॉइंट को मैंने आपके सामने डिस्कस कर लिया कि रॉबर्ट्स जो थे उन्होंने कोटा शहर को विद्रोहियों से मुक्त करवाया था 30 मार्च 1858 को। अब सवाल ये उठता है कि कोटा में जन आंदोलन का नेतृत्व करने वाले वो दो व्यक्ति,
एक जयदयाल जो कि कोटा के वकील थे और दूसरे मेहराब खान जो कि कोटा की सेना में रिसालेदार के पद पे कार्य कर रहे थे। इन दोनों के साथ क्या हुआ, तो थोड़ा सा इनको भी देख लेते हैं। जयदयाल की बात करें तो मैंने ये पॉइंट आपको बता दिया था कि ये कोटा राज्य के वकील थे और क्रांति के दौरान 6 माह तक कोटा राज्य के ये प्रशासक भी बने रहे थे। तो ये अपने आप में एक इम्पोर्टेंट तथ्य है कि स्थिति यहाँ तक खराब हो गई थी कि शासक के हाथ में कोई सत्ता या कोई पावर, कोई शक्ति नहीं रही थी, बल्कि कोटा राज्य के वकील जयदयाल जो थे वो लगभग 6 महीने तक कोटा राज्य के प्रशासक बने थे। यानी कहीं ना कहीं प्रशासन को चलाने का या प्रशासन से जुड़ी हुई गतिविधियों को चलाने का कार्य जयदयाल ने किया था। तो इसी के चलते, क्योंकि अब इनकी भूमिका अहम हो जाती है इस जन आंदोलन के अंदर, तो इसी के चलते कहा जाता है कि इनके ऊपर लगभग 1200 रुपये का इनाम रखा था। इसको साथियों काट देंगे, 1200 रुपये का इनाम रखा था। और इस इनाम के लालच में एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति का नाम था लीलिया। तो लीलिया नाम के व्यक्ति ने इनाम के लालच में जयदयाल को गिरफ्तार करवा दिया और 1860 ईस्वी में इनको फांसी दे दी गई। तो जयदयाल के साथ क्या हुआ कि इनको लीलिया ने इनाम के लालच में अरेस्ट करवा दिया और 1860 ईस्वी में इन्हें फांसी दे दी गई। और दूसरी तरफ कोटा के रिसालेदार जिनका नाम मेहराब खान था, उन्हें भी इस जन आंदोलन में संलिप्त होने की वजह से फांसी दे दी गई। तो साथियों, ये कोटा में चलने वाला जन आंदोलन या जन विद्रोह था। इसके बाद हम देखते हैं भरतपुर में विद्रोह की स्थिति क्या थी। तो भरतपुर में अगर देखें तो सबसे पहला पॉइंट हमारे सामने यही आता है कि भाई भरतपुर में इस क्रांति की शुरुआत कब होती है। तो भरतपुर में 1857 की क्रांति की शुरुआत होती है साथियों 31 मई 1857 को। दूसरा सवाल ये उठता है कि भाई यहाँ पे विद्रोह करने वाले लोग कौन थे। तो साथियों, यहाँ पे विद्रोह करने वाले जो लोग थे वो दो समुदायों से जुड़े हुए थे। एक था गुज्जर समुदाय और दूसरा था मेव समुदाय। यानी भरतपुर के अंदर विद्रोह में भाग लेने वाले या शामिल होने वाले मेव और गुज्जर समुदाय के लोग थे। ठीक है। तीसरा सवाल ये उठता है कि भाई इस क्रांति के दौरान भरतपुर के शासक कौन थे। तो इस पॉइंट को ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, पर फिर भी हम देख लेते हैं। तो 1857 की क्रांति के समय भरतपुर के शासक थे जसवंत सिंह। ठीक है, शासक का नाम जसवंत सिंह था और ये वही शासक हैं जिन्होंने भरतपुर के पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन को ये कहा था कि विद्रोह का स्वरूप लगातार उग्र होता जा रहा है, तो भाई साहब अगर आपको अपनी जान बचानी है तो आप भरतपुर छोड़ के आगरा चले जाइए। ठीक है। तो जसवंत सिंह जी के कहने पे क्रांति के दौरान जो पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन था वो भरतपुर से भाग के कहाँ चला गया, आगरा चला गया। तो ये अपने आप में एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है कि किसके कहने पे मॉरिसन भरतपुर से आगरा गए। तो भरतपुर के शासक जसवंत सिंह के कहने पे मॉरिसन भरतपुर से आगरा चले गए थे। ठीक है। और यहीं से ये पॉइंट भी क्लियर हो जाता है कि भाई उस पॉलिटिकल एजेंट का नाम क्या था जो जसवंत सिंह के कहने पर आगरा से माफ़ कीजिएगा, भरतपुर से भागकर आगरा चला गया था। तो उस पॉलिटिकल एजेंट का नाम था मॉरिसन। ठीक है, इस पॉइंट को हमने डिस्कस कर लिया। जसवंत सिंह के कहने पे क्रांति के दौरान मॉरिसन भरतपुर से भागकर आगरा चला गया था। और कहा जाता है कि यहाँ पे विद्रोह करने वाले जो मेव और गुज्जर समुदाय के लोग थे, तो यानी ये क्रांतिकारी हुए। तो इन क्रांतिकारियों के सामने होडल होडल वो जगह है साथियों जो वर्तमान में हरियाणा में पड़ती है। ठीक है, तो ये हरियाणा में स्थित है। तो होडल में 30 अंग्रेज सैनिकों ने आत्मसमर्पण भी किया था। तो ये इस समुदाय के या 1857 की क्रांति के दौरान भरतपुर में शामिल होने वाले समुदाय के लिए या उन क्रांतिकारियों के लिए एक बड़ी अचीवमेंट थी कि होडल में उन्होंने अंग्रेज सेना को परास्त भी किया था, जिसके चलते 30 अंग्रेज सैनिकों ने इनके सामने आत्मसमर्पण भी किया था। तो ये भरतपुर में जो विद्रोह हुआ उसका स्वरूप थोड़ा सा हमारे सामने है। तो फटाफट एक बार पॉइंट्स रिवाइज कर लेते हैं। भरतपुर में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई, तो 31 मई 1857 को। विद्रोह करने वाले लोग कौन थे, तो विद्रोह करने वाले गुज्जर और मेव समुदाय के लोग थे। भरतपुर के शासक का नाम क्या था, तो भरतपुर के शासक का नाम जसवंत सिंह था उस समय। किस समय, क्रांति के समय। और पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, तो पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन थे। और भरतपुर के शासक जसवंत सिंह के कहने पे मॉरिसन भरतपुर से भागकर आगरा चला गया था। ठीक है। और होडल में लगभग 30 अंग्रेज सैनिकों को आत्मसमर्पण करवाने में ये क्रांतिकारी सफल हुए थे।
अब हम देखते हैं अलवर के अंदर जो विद्रोह हुआ था वहाँ पे स्थिति क्या थी या उस दौरान कौन कौन सी गतिविधियाँ हुई थी। तो हमारा सबसे पहला सवाल यही उठता है कि भाई अलवर में जो विद्रोह हुआ था ये विद्रोह कब शुरू हुआ था या कब प्रारंभ हुआ था। तो अलवर में 11 जुलाई 1857 को विद्रोह की शुरुआत होती है। ठीक है, 11 जुलाई 1857 को विद्रोह की शुरुआत होती है। दूसरा सवाल, अलवर के शासक कौन थे। तो उस समय यानी क्रांति के समय अलवर के शासक थे विनय सिंह। क्रांति के समय अलवर के शासक विनय सिंह थे। अब विनय सिंह के बारे में एक बात यह कही जाती है कि 1857 की क्रांति के दौरान विनय सिंह ने अंग्रेजों का साथ दिया था। ठीक है, लेकिन इनके एक दीवान थे, उस दीवान का नाम था फैजल खान। तो फैजल खान ने क्या किया, फैजल खान ने 1857 की क्रांति के समय क्रांतिकारियों का साथ दिया था। यानी शासक जो है वो अंग्रेजों की तरफ है, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, और इन्हीं के जो दीवान थे वो क्रांतिकारियों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अलवर में किसने क्रांतिकारियों का साथ दिया था। तो अलवर में फैजल खान ने क्रांतिकारियों का साथ दिया था और फैजल खान अलवर के दीवान थे, जबकि अलवर के शासक विनय सिंह ने क्रांति के समय अंग्रेजों का साथ दिया था। और अलवर में क्रांति की शुरुआत होती है 11 जुलाई 1857 को। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा सा पॉइंट्स को फटाफट एक बार फिर से क्लिक कर लें। अलवर में क्रांति की शुरुआत कब हुई साथियों, 11 जुलाई 1857 को। अलवर के शासक का नाम क्या था उस समय, तो विनय सिंह उस समय अलवर के शासक हुआ करते थे। इन्होंने किसका साथ दिया था, तो इन्होंने क्रांतिकारियों का साथ ना देकर अंग्रेजों का साथ दिया था। उसके बाद अलवर के दीवान का नाम क्या था, तो अलवर के दीवान का नाम था फैजल खान, और फैजल खान ने क्रांतिकारियों का साथ दिया था। ठीक है, अब देखते हैं धौलपुर में विद्रोह। धौलपुर में अगर विद्रोह की बात करें तो धौलपुर में विद्रोह की शुरुआत होती है 27 अक्टूबर 1857 को। यानी 1857 की क्रांति की अलग धौलपुर में कब जगी, तो ये जगती है साथियों 27 अक्टूबर 1857 को। और धौलपुर में 1857 की क्रांति के दौरान विद्रोह का नेतृत्व करने वाले या मुख्य विद्रोही कौन थे, तो विद्रोह का नेतृत्व करने वाले या मुख्य विद्रोही थे देवा गुजर, राव रामचंद्र और हीरालाल। ये तीन अहम व्यक्ति हैं जिन्होंने धौलपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। तो इन तीनों के नाम हमें याद रखने पड़ेंगे। पहला कौन है, देवा गुजर, दूसरा राव रामचंद्र और तीसरे हैं हीरालाल। और धौलपुर में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई, तो 27 अक्टूबर 1857 को। साथियों यहीं पे एक दिलचस्प सवाल फिर से ये बन जाता है कि भाई उस समय यानी जब क्रांति हो रही थी तो उस समय धौलपुर के शासक कौन थे। तो उस समय धौलपुर के शासक हुआ करते थे भगवंत सिंह। भगवंत सिंह 1857 की क्रांति के समय धौलपुर के शासक थे, और धौलपुर में विद्रोह करने वाले लोगों का नेतृत्व करने वाले जो तीन लोग थे वो थे देवा गुजर, राव रामचंद्र और हीरालाल। और धौलपुर में क्रांति की शुरुआत होती है 27 अक्टूबर 1857 को। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और आ जाता है। वो इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या आ जाता है कि जिस तरीके से कोटा के महारावल राम सिंह सेकंड को जन विद्रोहियों ने कोटा के दुर्ग में कैद कर लिया है, नज़रबंद कर दिया, और उसके बाद में क्या हुआ, तो उसके बाद में ये हुआ कि भाई ज़बरदस्ती उनसे उस दस्तावेज के ऊपर साइन करवा लिए गए जिस दस्तावेज में ये लिखा हुआ था कि भाई बटन की हत्या की जिम्मेदारी मैं स्वयं लेता हूँ। ठीक है, तो इसी के चलते इसी प्रकार की एक गतिविधि यहाँ इसके चलते क्या हुआ कि भाई अंग्रेजों को करौली के शासक मदन पाल को भेजना पड़ा कोटा में आंदोलन को शांत करने के लिए। उसी प्रकार की गतिविधि यहाँ भी होती है धौलपुर के अंदर। वो क्या होती है कि धौलपुर के शासक भगवंत सिंह को जरूरत पड़ी इस आंदोलन को, इस जन विद्रोह को या इस क्रांति को खत्म करने की या क्रांतिकारियों के ऊपर नियंत्रण रखने की। तो क्या किया इन्होंने बाहर से सेना मंगवाई थी। ठीक है, बाहर से कहाँ से, तो इन्होंने बाहर से सेना मंगवाई पटियाला से। तो ये पॉइंट मैंने यहाँ कवर अप किया है। भगवंत सिंह ने, जो कि धौलपुर के शासक थे 1857 की क्रांति के समय, तो इन्होंने विद्रोह को दबाने के लिए पटियाला से सेना मंगवाई थी। तो ये सवाल कई बार पूछा गया है कि उस शासक का नाम बताइए जिसने 1857 की क्रांति या 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए राजस्थान की रियासत से या राजपूताना के क्षेत्र के बाहर से सहायता मंगवाई थी। तो वो शासक थे धौलपुर के शासक भगवंत सिंह। ठीक है,
और इन्होंने कहाँ से सेना मंगवाई थी? तो इन्होंने पटियाला से सेना मंगवाई थी। तो ये अपने आप में कुछ दिलचस्प पहलू हैं। तो हमने अलवर में सैनिक विद्रोह के बारे में देखा कि भाई 11 जुलाई 1857 को शुरू हुआ। अलवर के शासक विनय सिंह ने अंग्रेजों का साथ दिया, जबकि अलवर के दीवान फैजल खान ने क्रांतिकारियों का साथ दिया था। धौलपुर में विद्रोह की शुरुआत 27 अक्टूबर 1857 को होती है। विद्रोह करने वाले जो लोग थे उनका नेतृत्व देवा गुज्जर, राव रामचंद्र और हीरालाल करते हैं। उस समय धौलपुर के शासक भगवंत सिंह थे और भगवंत सिंह ने विद्रोह को दबाने के लिए पटियाला से सेना मंगवाई थी या पटियाला से सहायता मांगी थी। यानी एक प्रकार से ये वो शासक थे जिन्होंने राजपूताने के बाहर से सहायता प्राप्त करने की कोशिश की इस आंदोलन को या इस विद्रोह को दबाने के लिए। अब देखते हैं साथियों बीकानेर की स्थिति क्या है। ठीक है, तो बीकानेर में जो शासक थे उनका नाम था सरदार सिंह। बीकानेर के शासक का नाम था सरदार सिंह। कब? 1857 की क्रांति के समय बीकानेर के शासक कौन थे? तो 1857 की क्रांति के समय बीकानेर के शासक थे सरदार सिंह। ठीक है, कहा जाता है कि सरदार सिंह लगभग 5000 सैनिकों की सेना लेके, उस समय 5000 सैनिकों की सेना लेके उस समय के यानी तत्कालीन पंजाब रियासत गए थे अंग्रेजों की सहायता करने के लिए। तो ये अपने आप में एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है और इस फैक्ट को कई बार पूछा गया है कि बीकानेर के शासक जो थे सरदार सिंह, वो अंग्रेजों की सहायता करने के लिए कौन सी रियासत में अपने सैनिकों की टुकड़ी लेके गए थे? तो ये गए थे पंजाब रियासत में। और उस समय पंजाब रियासत में कौन कौन से इलाके शामिल थे? तो आज के यानी वर्तमान हरियाणा के हांसी डिस्ट्रिक्ट, माफ़ कीजिए, हिसार, हांसी और सिरसा, इन ये तीनों इलाके जो थे ये पंजाब रियासत का हिस्सा हुआ करते थे। तो सरदार सिंह के बारे में ये एक अहम पहलू है कि ये अंग्रेजों की सहायता करने के लिए पंजाब रियासत गए थे अपनी सेना लेके। ठीक है, और सरदार सिंह कौन थे? तो सरदार सिंह बीकानेर के शासक थे। तो इस पॉइंट को यहाँ कवर अप किया है। सरदार सिंह 5000 सैनिकों की सेना लेकर तत्कालीन पंजाब रियासत यानी वर्तमान हरियाणा के हिसार, हांसी व सिरसा में अंग्रेजों की सहायता करने के लिए गए थे। तो यहाँ से एक और पहलू बन जाता है इसी लाइन से कि सरदार सिंह राजस्थान के एकमात्र शासक थे जो अंग्रेजों की सहायता करने के लिए अपनी रियासत से बाहर सेना लेकर गए थे। ठीक है, तो राजस्थान के एकमात्र शासक सरदार सिंह जो कि अंग्रेजों की सहायता करने के लिए अपनी रियासत से बाहर सेना लेकर गए थे। कहा जाता है कि इन्होंने बीकानेर के अंदर, मतलब इनका नियंत्रण इतना सख्त था, इनका नियंत्रण, इनकी नीतियां इतनी सख्त थी कि इन्होंने बीकानेर के अंदर क्रांति को होने ही नहीं दिया। ठीक है, इसके अलावा ये सहायता करने के लिए पंजाब रियासत चले गए। इसके अलावा पंजाब रियासत में उस समय जब हिसार शामिल था तो हिसार के पास एक जगह पड़ती है बांदलू, तो बांदलू में विद्रोहियों का दमन भी किया था। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि ये शासक अपने उस दौर में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे, या ये कहा जा सकता है कि बड़े डिसिप्लिन थे, जिसके चलते इन्होंने ना तो बीकानेर में क्रांति होने दी, साथ साथ ये पंजाब रियासत भी गए और वहाँ पे जाके इन्होंने विद्रोहियों का दमन भी किया। इसका मतलब कहीं ना कहीं अंग्रेजों की तरफ से इन्हें भी रिवॉर्ड मिलने वाला है, इन्हें भी इनाम मिलने वाला है। तो ज़रूर मिलेगा। और वो इनाम क्या मिला था कि अंग्रेजों ने इन्हें किसे? सरदार सिंह को। कौन सरदार सिंह? बीकानेर के शासक। ये वही शासक हैं जिन्होंने पंजाब रियासत में जाके अंग्रेजों की सहायता की थी और बांदलू में विद्रोहियों का दमन किया था। तो इन सरदार सिंह को टिब्बी क्षेत्र के 41 परगने इनाम के रूप में दिए गए थे। ठीक है, तो किस शासक को टिब्बी क्षेत्र के 41 परगने इनाम स्वरूप दिए गए थे? तो बीकानेर के शासक सरदार सिंह को ये इनाम मिला था। ठीक है, किसने दिया था? अंग्रेजों ने दिया था। ठीक है, क्यों दिया था? क्योंकि ये पंजाब रियासत गए 5000 सैनिकों की टुकड़ी लेके और अंग्रेजों की सहायता की और बांदलू में विद्रोहियों का दमन भी किया था, और साथ साथ इन्होंने बीकानेर में क्रांति होने ही नहीं दी। तो इसके चलते इन्हें टिब्बी क्षेत्र के 41 परगने, परगने मतलब गांव, तो 41 गांव जो है वो इनाम के स्वरूप में मिले थे। और टिब्बी क्षेत्र की अगर बात करें साथियों तो ये वर्तमान में राजस्थान के हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है या स्थित है। तो फटाफट एक बार हम लोग बीकानेर का देख लेते हैं कि बीकानेर के शासक का नाम क्या था 1857 की क्रांति के समय। तो बीकानेर के शासक थे सरदार सिंह। ठीक है, सरदार सिंह वो शासक थे जो पंजाब रियासत गए थे अंग्रेजों की सहायता करने के लिए, यानी ये गए थे अपनी रियासत से बाहर अंग्रेजों की सहायता करने के लिए।
और इन्होंने बीकानेर में क्रांति नहीं होने दी। साथ साथ बांदलू जो कि हिसार के पास स्थित था, वहाँ पे विद्रोहियों का दमन भी किया। और इन सारी उपलब्धियों के चलते अंग्रेजों ने इनको इनाम के स्वरूप में क्या दिया, तो इनको इनाम के स्वरूप में मिले टिब्बी क्षेत्र के 41 परगने। टिब्बी एट प्रेजेंट हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे बीकानेर रियासत को लेके। अब हम देखते हैं जयपुर रियासत के शासक का रोल क्या था 1857 की क्रांति के समय। तो सबसे पहला सवाल यही है कि भाई जयपुर के शासक का नाम क्या था। तो जयपुर के शासक थे साथियों राम सिंह सेकंड। ठीक है, जयपुर के शासक का नाम था राम सिंह सेकंड। अब राम सिंह सेकंड ने भी अंग्रेजों की सहायता की थी। राम सिंह सेकंड ने अंग्रेजों की सहायता की थी। और जब इन्होंने अंग्रेजों की सहायता की तो हमने एक चीज़ देखा कि भाई बीकानेर के शासक सरदार सिंह को रिवॉर्ड मिला क्योंकि इन्होंने सहायता की थी। करौली के शासक मदनपाल को भी रिवॉर्ड मिला क्योंकि इन्होंने भी सहायता की थी। अलवर के शासक विनय सिंह ने भी अंग्रेजों का साथ दिया था। ठीक, और धौलपुर के शासक को तो पटियाला से सेना ही मंगवानी पड़ी थी सहायता के लिए। तो कुल मिला के बात यह है कि जो जयपुर के शासक राम सिंह सेकंड हैं ये करते हैं अंग्रेजों की सहायता। यानी 1857 की क्रांति के समय राम सिंह सेकंड ने, जो कि जयपुर के शासक थे, इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। और इस साथ के चलते क्या हुआ, इस साथ के चलते अंग्रेजों ने इनको एक उपाधि दी थी और वो उपाधि थी सितारे हिंद की उपाधि। ठीक है, इसके साथ साथ इन्हें एक परगना दिया गया था, एक गांव दिया गया था, एक क्षेत्र दिया गया था और वो था कोटपुतली। तो ये सवाल भी कई बार पूछा गया है कि अंग्रेजों ने किसे या किस शासक को सितारे हिंद की उपाधि दी थी। तो अंग्रेजों ने जयपुर के शासक राम सिंह सेकंड को सितारे हिंद की उपाधि दी थी क्योंकि इन्होंने अंग्रेजों की सहायता की थी 1857 की क्रांति के समय। और इसके अलावा, इस उपाधि के अलावा राम सिंह सेकंड को, जो कि जयपुर के शासक थे, इन्हें कोटपुतली परगना भी इनाम स्वरूप अंग्रेजों के द्वारा प्रदान किया गया था। ठीक है साथियों, अब देखते हैं टोंक। टोंक की कहानी क्या है। टोंक की बात करें तो टोंक के जो शासक थे यानी टोंक के जो नवाब थे वो थे वजीरुद्दौला। और टोंक के नवाब ने क्या किया, इन्होंने भी अंग्रेजों का साथ दिया था। तो 1857 की क्रांति के समय टोंक के शासक कौन थे, तो 1857 की क्रांति के समय टोंक के शासक थे वजीरुद्दौला और इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इनके एक मामा श्री थे और उन मामा जी का नाम था मीर आलम खान। मीर आलम खान ने 1857 की क्रांति के समय विद्रोहियों का साथ दिया था। ठीक है, मीर आलम खान जो कि टोंक के नवाब के यानी वजीरुद्दौला के मामा हैं, इन्होंने 1857 की क्रांति के समय विद्रोहियों का साथ दिया था। ठीक, तो ये दो पहलू टोंक के बारे में हमारे सामने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि टोंक के नवाब वजीरुद्दौला ने अंग्रेजों का साथ दिया और टोंक के नवाब के मामा मीर आलम खान ने विद्रोहियों का साथ दिया था। ठीक है, और एक साहब हैं मोहम्मद मुजीद, इन्होंने एक नाटक लिखा था, उस नाटक का नाम था आजमाइश। तो अपने इस नाटक आजमाइश में मोहम्मद मुजीद ने लिखा कि टोंक के विद्रोह में महिलाओं ने भी भाग लिया था। ठीक है, तो ये सवाल भी अपने आप में, ये फैक्ट भी अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस नाटक में ये बताया गया कि 1857 की क्रांति के समय टोंक में महिलाओं ने भी भागीदारी निभाई थी। तो उस नाटक का नाम था आजमाइश। उस नाटक को लिखने वाले कौन थे, तो उस नाटक को लिखने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था मोहम्मद मुजीद। ठीक, तो ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट है, फटाफट एक बार देख लेते हैं जयपुर को। जयपुर के शासक कौन थे क्रांति के समय, राम सिंह सेकंड। इन्होंने किसका साथ दिया, तो इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। इस साथ के बदले इन्हें क्या मिला, तो इन्हें सितारे हिंद की उपाधि मिली, साथ साथ कोटपुतली का परगना दिया गया। टोंक के शासक का नाम क्या था क्रांति के समय, तो वजीरुद्दौला टोंक के शासक थे 1857 की क्रांति के समय। और इन्होंने किसका साथ दिया, तो भाई साहब इन्होंने साथ दिया अंग्रेजों का, लेकिन इनके मामा मीर आलम खान ने विद्रोहियों का साथ दिया। और एक नाटक है आजमाइश जिसे मोहम्मद मुजीद ने लिखा है, उस नाटक में ये बात मेंशन की गई है कि टोंक के विद्रोह में महिलाओं ने भी अपनी भागीदारी निभाई थी। तो साथियों, इस तरीके से हमारे सामने एक चीज़ ये क्लियर हो जाती है कि भी टोंक में शासक अंग्रेजों के साथ हैं, जयपुर के शासक क्रांति के दौरान अंग्रेजों के साथ थे, बीकानेर के शासक सरदार सिंह भी क्रांति के दौरान अंग्रेजों के साथ थे, और
अलवर के शासक विनय सिंह भी क्रांति के दौरान अंग्रेजों के साथ थे। करौली के शासक मदन पाल ने भी अंग्रेजों का साथ दिया था। ठीक है, तो कुल मिला के हम थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर लेंगे कि किन किन शासकों ने अंग्रेजों का साथ दिया था। तो साथियों, इस तरीके से हमारा राजस्थान के संदर्भ में 1857 की क्रांति का जो पड़ाव था वो 4 वीडियोस में पूरा हो जाता है। जल्द ही हम राजस्थान के एकीकरण की वीडियोस को अपलोड करने वाले हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दूसरे साथियों को इस वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, और जो चैनल है द हिस्ट्री वोल्ट विद संदीप, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि जल्द ही बहुत सारे दूसरे विषयों से जुड़ी हुई वीडियोस भी अपलोड होने वाली हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार साथियों।